देखो इसमें दो वर्ष होते हैं, एक तो लीप और एक अलीप। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, कितने दिन होते हैं, और अलीप में होते हैं 365। अभी इसमें मैं भी कंफ्यूज ही रहता हूं, इसीलिए तो गलत हुआ। तो आप अभी ऐसे याद रखो, जिसमें अक्षर कम है उसमें दिन ज्यादा है, और जिसमें दिन ज्यादा है उसमें अक्षर क्यों, क्योंकि बेचारा यहां से एक कम हुआ और वो एक कहां गया, यहाँ। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है ना, पर इसका चिन्ह चेंज नहीं हुआ, ये खुद ही चेंज हो गया। एक क्या बन गया, अंग्रेजी वो हिंदी का क्योंकि वो सबसे पहले वही तो आता है हिंदी में, वही तो आता है, कौन आता है हिंदी में सबसे पहले, तो यहाँ भाषा चेंज कर ली इसने, गणित का एक हिंदी का अनार वाला बन गया, क्योंकि वो भी नंबर 1 पे आता है, ऐसे हुआ है वो, इसलिए इधर दिन कम हो गया और इधर अक्षर बढ़ गया। अब तो याद रह जाएगा ना भाई, जिसमें दिन ज्यादा है तो उसमें अक्षर कम होंगे, और जिसमें अक्षर ज्यादा है उसमें दिन कम होंगे। और दिन पक्का है कि एक में 365 है, एक में 300। अब इसमें होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन, और इसमें होते हैं कितने होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन। अब आपसे किसी में भी 53 चीज की पूछी जाए, क्या पूछी जाए, मैं एक सवाल, ये सवाल नहीं करवा रहा हूं, मैं पूरा इसको क्लियर ही कर रहा हूं, जितने भी सवाल इससे पूछे जा सकते हैं लीप अलीप से, कि लीप वर्ष में, कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में 53 कुछ भी आए, रविवार सोमवार मंगलवार कुछ भी हो, 53 आप मान लो, वार रविवार मान लिया मैंने, रविवार आने की प्रायिकता। तो लीप में दिन कितने हैं, 366 हैं, बच कितने रहे हैं, 2, बच कितने रहे हैं, टोटल दिन कितने होते हैं, 7, तो 2/7। जैसे ऐसे नहीं है जो मैंने कल बताया था ना, संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे 7 ऑप्शन बने। अगर मान लो यही चीज आपसे किसमें पूछी जाए, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7, एक चीज तो ये हो गई। लीप में तो 2/7 है, लीप में, अरे भाई साहब सुनो, इधर सुनो, नीचे तो सुनने से आके आना है ना, जिसमें दिन ज्यादा उसमें ऊपर ज्यादा। देखो लीप में दिन ज्यादा है, 366 है ना, तो इसमें ऊपर 2 आ रहा है, और इसमें दिन कम है तो इसमें 1 आ रहा है। अब क्या करना है, फिर आपसे पूछे कि या तो ये पूछे कि 53 नहीं आने की प्रायिकता, और या ये पूछा जाए 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता, कितने रविवार आने चाहिए, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, 52 आने चाहिए, मतलब 53 नहीं आने चाहिए। तो बताओ नीचे तो कितना आएगा, नीचे तो वही कितना आएगा, 7। अब यहाँ 7 में से 2 तो यहाँ आ गए ना, तो बचे कितने, 7 में से 2 आ गए तो बचे कितने, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/7। ये तो हुआ लीप का, ठीक है। और अलीप में 52 आए तो, अलीप में 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ तो 7, पर यहाँ 1 आ गया तो बचा कितना, तो 6/4। x बराबर -2 पर मान ज्ञात कीजिए, मतलब x की जगह क्या रखना है, -2, x की जगह क्या रखना है, -2, सब जगह जहां जहां x दिखे वहां क्या रख दो, -2, 2 का स्क्वायर, -3 -2 -4, तो 2 गुणा -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस प्लस का 6 -4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस 6 -4, 2 प्लस के 1 माइनस का, जो प्लस के वो जुड़ जाएंगे, 8 से 14 -4 बराबर कितना आया, 10। ये तो बहुत सीधा सवाल है। अगला देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 साल पहले हो या बाद में हो, अपना वर्तमान आयु मान लो, नूरी की वर्तमान आयु, एक की मान लो x और दूसरे की मान लो y। दूसरा कौन है, सोनू, वर्ष में होती है आयु, तो वर्ष में मान। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी, x -5, और इसकी क्या हो जाएगी, y -5, 5 घटा दो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3, मतलब ज्यादा किसकी है, नूरी की, वो भी कितनी ज्यादा है, 3 गुनी।
तो नूरी की तो 3 गुनी फलेस है, तो इसको बराबर करने के लिए किससे गुणा कर दो, सोनू को भी 3 से गुणा। तो x माइनस 5 बराबर 3, अंदर जाके गुणा हुआ तो क्या आया, 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 15, ये x 3y इधर आ गया तो ये किसका हो गया, माइनस का, बराबर -15 पहले से वहां है, ये 5 माइनस का है, उधर जाते हैं किसका होगा, प्लस का। तो नई समीकरण क्या आ गए, x माइनस 3y बराबर, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, माइनस के 15 में से 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 10। ये समीकरण है। फिर दूसरी समीकरण के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 साल के बाद नूरी की आयु तो हो जाएगी x प्लस 10 और उसकी हो जाएगी y प्लस 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। अभी भी नूरी की 2 गुनी है तो सोनू को भी कितना गुना कर दो, 2, ताकि बराबर हो जाए। हल कर लो, x प्लस 10, 2 को y से गुणा किया तो 2y और 2 को 10 से गुणा किया तो 20। इधर लेके आ जाओ x माइनस 2y, ये 10 उधर जाए गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2। अब अपने को x y का मान याद करना है, क्योंकि वही सोनू की नूरी की आयु याद करनी है ना। तो समीकरण 1 2 को देखो, समीकरण 1 ये रही माइनस का 10, समीकरण 2 ये रही प्लस का 10। अब देखो यहाँ तो गुणांक समान है, यहाँ गुणांक समान है तो इनको घटाने पर कट जाएगा, तो घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस किसका हो गया, माइनस का, माइनस प्लस का, और ये माइनस, ये प्लस है माइनस का, एक से x कट गया, ये प्लस का एक माइनस का है, घटेगा 3y में से 2y गया तो कितना बचा, माइनस का y, क्योंकि माइनस का बड़ा है। और ये कितना हो गया, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, कितना आएगा, 10 और 10 20, तो y बराबर कितना आ गया, 20। ये एक आंसर तो आ गया। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में y का मान रखो, x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10, 20 दुआ 40, तो कितना हो गया, 50। अब देखो आपने किसको क्या माना था, x किसको माना था, नूरी को, तो नूरी की आयु x का मान कितना आया, 50, तो नूरी की आयु तो हो गई 50 वर्ष। फिर लिखो सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मानी थी, y, तो y का मान कितना आया, 20, इसलिए हो गई 20 वर्ष। उस व्यक्ति का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। तो पहले जो दे रखा है उससे कुछ मान निकालेंगे। 11वें पद का सूत्र क्या होता है, ये 11 बराबर ये प्लस 10d, ये कितना है 38। फिर ये 16 बराबर कितना होगा, ये प्लस 15d, और ये कितना है 73। अब देखो यहाँ से एक हटाना है, 2 समीकरण है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे घटाने पर, क्योंकि ऐसे कट जाएगा ना, तो घटा दे, माइनस का ए भी माइनस का, ए भी माइनस का, ए से कट गया, 15d में से 10d गया तो कितना बचा, माइनस का 5d। यहाँ देखो 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना गया, 5 का भाग दो, 35 में कितना आया, 7। अब ये का मान निकालना है आपको, तो ये के मान के लिए समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से ए प्लस 10 गुणा डी का मान कितना है, 7 बराबर 38, तो ये बराबर कितना आ गया, 38 माइनस 10 सत्ते 70, तो ए बराबर आ गया माइनस का 32। अब आपको कौन सा पद पूछा था, ए 31, ए 31 क्या होता है, ए प्लस 30d, ए की जगह तो कितना रखना है, माइनस का 32, 30 गुणा डी का मान 7, माइनस का 32 प्लस 7 के 31, 210 बराबर 178, तो 31वां पद क्या है, 178। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के। कौन कौन सी भुजा समांतर दे रखी है, एबी समांतर है डीसी के। असमांतर भुजाओं एडी डीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि, स्थिति ई एफ भुजा एबी के समांतर है, ई एफ ये वाली भुजा है ना, ये भी इन दोनों के समांतर है, एबी के समांतर है, और ये भी किसके समांतर है, सीडी के। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, समांतर। और आपने को दर्शाना है कि ए बटा ईडी और बी एफ बटा ईसी। तो जो सिद्ध करना है एक तो वो लाना होता है, वही 2 बार कौन सी प्रमेय लगाते हैं, फेल्स प्रमेय। जब भी समांतर भुजाएं दे रखी है तो फेल्स प्रमेय लगती है।
ठीक है। अब कौन कौन सी सिद्ध करनी है, एक तो एई बटा ईडी, तो एई ये और ईडी ये तो ये लानी है। दूसरी कौन सी है, बीएफ बटा एफसी ये वाली। अब ऐसी भुजा जो ये तो एक बार तो ये आ जाए, एक बार ये आ जाए, और दोनों में कॉमन एक भुजा आनी चाहिए, ऐसा त्रिभुज चुनेंगे अपन। तो देखो ये वाला त्रिभुज देखो आ रहा है, और इसमें भुजा भी कैसी है, समांतर। तो कौन सा क्या नाम है इसका, त्रिभुज एडीसी एसीडी, त्रिभुज एसीडी में थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा कि यहां से चले एई बटा ईडी, क्या होगा एई बटा ईडी किसके बराबर होगा, एजी बटा जीसी के, ये समीकरण है, ऐसे होता है ना। ये देखो भाई यहां से चले एई बटा ईसी ईडी सॉरी, पर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, एक बार तो ये ले लिया। फिर ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें एक तो ये भुजा आ जाए, क्योंकि ये तो दोनों में रखनी है, और ये भुजा आ जाए, तो ये त्रिभुज कौन सा है, ये वाला ए बी सी। तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय, एबीसी में थेल्स प्रमेय लगेगी, तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही बी एफ बटा एफ सी, वही लेना भी तो वही है, तो वो का वही ले लिया बी एफ बटा एफ सी बराबर, इधर से क्या लेंगे, पर ये एक ही जगह से लेते हैं ना अपन तो, अपनी एक जगह से लेते हैं ना, तो वहां से कैसे लेंगे, जैसे ये वाला त्रिभुज था और इसके समांतर कौन सी लाइन है, ये वाली, तो अगर अपन यहां से ले रहे हैं तो दोनों लाइनें यहां से लेनी है, अब बी से ले रहे हैं तो दोनों, इधर तो लाइन ही नहीं है बी से, तो बी से तो ले ही नहीं सकते, ए से भी नहीं ले सकते, तो कहां से लेना पड़ेगा, सी से, और सी से ऊपर जा रही है एक लाइन, तो सी एफ बटा एफ बी, तो एक तो लिख दो सी एफ बटा एफ बी। अब सी से इधर चलेंगे, सी से इधर क्या आएगा, सी जी बटा जी ए, ये समीकरण 2। अब देखो समीकरण ये 1 व 2 में कुछ बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसको उल्टा करना पड़ेगा समीकरण 2 को, क्योंकि वहां नीचे क्या आ रहा है जीसी, और अपने ऊपर आ रहा है जीसी को, तो इसको क्या करना पड़ेगा उल्टा, मतलब पक्षांतर कर दो इसको, क्या कर दो पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, ये जीए यहां था, यहां से कहां चल जाएगा इधर ऊपर, और जीए को मैं ये जी भी लिख सकता हूं, सेम ये ऊपर था, ये कहां जाएगा नीचे बराबर, ये नीचे था तो ये कहां चल जाएगा ऊपर, और जो ऊपर था वो कहां जाएगा नीचे, ये समीकरण 2 ये बनेगी, ये नहीं है, ठीक है। पहले अपने को लेना वहां से होता है, दोनों जगह एक ही लाइन से लेना है, जैसे यहां से लिया था मैंने, तो इधर यहां से इधर यहां से, तो यहां से लेगो आप, तो एक यहां से लेगो तो फिर इधर लेना पड़ेगा ना, इधर तो लाइन ही नहीं है, सेम ये में भी इधर तो लाइन है पर इधर लाइन नहीं है, तो कौन सा सी से लेना पड़ेगा अब उल्टा, फिर इसको पक्षांतर कर देंगे तो वापस बन जाएगा वो। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 2 में देखो ये बराबर दिया हुआ है ए जी बटा जी सी दोनों तरफ, तो उधर क्या बचा ए ई बटा ई डी, और इधर क्या बचा एफ बी, या बी एफ लिखो बी एफ बी लिखो, बात एक ही बटा एफ सी, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए, इसकी 2 विधियां थी, एक विधि पहले वाले पेपर में भी सेम सवाल दिया था ना मैंने, उसमें दूरी सूत्र से किया था मैंने, अब की बार दूरी सूत्र से नहीं दूसरे सूत्र से करूंगा। देखो ए बी सी डी 6,1 8,2 9,4 और P,3। अब आप एक विधि तो वह लगा सकते हो कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर, इसका मतलब ये दूरी कैसी होगी बराबर, जैसे ये दूरी कैसी होगी बराबर, फिर जो भी P का मान दोनों में आएगा वही आपका क्या है आंसर। इसमें हल करोगे तो आपके P का मान एक बार 11 आया, एक बार 7 आया, फिर एक बार 7 आया और एक बार 5 आया, दोनों में क्या मिला 7, इसलिए इसका आंसर क्या है 7। पर उससे भी आसान तरीका एक और है, उससे भी आसान तरीका यह है कि आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, कैसे होते हैं, मतलब या ऐसे मानो ये मध्य बिंदु इन दोनों का क्या है मध्य बिंदु है, जैसे इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही है,
तो इन सबका मध्य बिंदु ये, तो मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं अपन। तो अब लिख देंगे, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बिंदु ओ, अगर यहां से इन दोनों का मध्य बिंदु निकालूंगा तो क्या आएगा ओ, सेम यहां से मध्य बिंदु निकालूंगा तो क्या आएगा ओ, और दोनों में ओ आएगा, इसका मतलब ओ बराबर है दोनों का। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताया था, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसका मध्य बिंदु निकालो एसी का, क्या आएगा 9 प्लस 6 बटा 2, कोमा दोनों का y जोड़ो 4 और 1 5, 4 प्लस 1 बटा 2, ये तो आया इसका। और दूसरे का मध्य बिंदु भी क्या आएगा, वही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना। तो उसमें क्या है 8 प्लस p बटा 2, फिर क्या है y का मान 3 प्लस 2 बटा 2। अब देखो यहां तो क्या रहा है 4 और 1 5 बटा 2, यहां भी कितना है 3 और 2 5 बटा 2, ये तो पहले से बराबर है। अब ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए ना, x x भी, तो अपनी x x भी क्या कर देंगे बराबर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होना चाहिए कि 9 प्लस 6 बटा 2 किसके बराबर है 8 प्लस p बटा 2 के, क्योंकि दोनों का x निर्देशांक बराबर होना चाहिए। तो 2 से 2 तो कट गया, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 8 है प्लस का है तो इधर आते किसका होगा माइनस का, तो p बराबर कितना आ गया, ये उससे आसान है, थोड़ा मध्य बिंदु से करेंगे तो और आसान होगा। और इसमें आंसर भी एक ही आता है, उसमें 2 आंसर आते हैं, जिसमें एक गलत रहता है एक ही सही रहता है। अब वो गलत सही कौन सा है इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की दूरियां निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो पहले तो त्रिभुज ये रहा, इसमें कोण बी क्या है समकोण, ए और सी तो कहीं भी लिख दो। यदि टेन ए बराबर 1/√3 हो, टेन ए कितना है 1/√3, टेन ए बराबर 1/3। तो देखो ये क्या होता है लंब बटा आधार, ए कौन सा कोण है ए, टेन ए, तो ए के सामने लंब कौन होगा ये, तो लंब का मान कितना है 1, और आधार का मान कितना है, आपको क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण का मान कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता, आधार का मान कितना है √3, और √3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1, तो बताओ कर्ण बराबर कितना आ गया √4। भाई उधर से स्क्वायर हटेगा तो √ लगेगा ना। अब आपको जो निकालना था उसमें मान रखते जाओ, क्या है एक तो साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। अब देखो साइन ए, ये रहा साइन ए, क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है, तो ये तो आया 1/2 गुणा कोस सी, कोस के लिए सी ये रहा कोस सी, इसके लिए आधार कौन होगा, आधार बटा कर्ण होता है ना, तो ये तो लंब है 3 तो, और ये क्या होगा आधार 1/2 प्लस कोस ए, अब ये वाला है ये के सामने है तो क्या है लंब, तो आधार क्या हो गया √3/2, कर्ण तो 2 रहेगा सभी हर बार। साइन सी, साइन के लिए सी है रहा, तो लंब क्या होगा √3, कोण के हिसाब से बदलता जाता है, लंब कोण है, कोण के जस्ट सामने लंब होता है, ठीक है। √3/2 गुणा करो, 1 का 1, 2 से 2 को गुणा किया तो 3 को 3 से गुणा किया तो मतलब रूट में है ना, तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 3, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 क्या आ रहा है लस, 4 लस लिया, 4 एकम 4, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, कितना है 4 बटा, और कट गया तो कितना आया 1। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये एक वृत्त रहा, इस पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, 2। ये बोल रहा है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, ये सिद्ध करना है अपने को, क्या सिद्ध करना है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। इनको मान लिया P है PB, और ये यहाँ वो मान लो,
इसको इससे मिला दो। देखो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ये भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण। पहले तो आपने जो बनाया वो लिख दो कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं पीए व पीबी है। ठीक है, अब अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप समान सम सिद्ध कर दो तो इसकी भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर। तो इन दोनों को समान सम सिद्ध करते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी टी में। भाई एक त्रिभुज तो ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। अब इन दोनों को अगर आप सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इनकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी। आपने को पता ही है त्रिज्या है तो ये पहले से बराबर है। भाई ये दोनों तो त्रिज्या है और ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब जो बचेगी वो भुजा भी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर, अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो। और अपने को ये दिखाना है कि पी ए बराबर पी बी। क्या सिद्ध करना है, यहां वो भी लिख लो, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। क्योंकि यही पूछा है ना कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो, तो दोनों स्पर्श रेखा यही तो है, पी ए और पी बी। अब इस वाले त्रिभुज में देखो क्या बराबर है, एक तो ओ ए बराबर है ओ बी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या। एक क्या बराबर है, ओ पी बराबर ओ पी। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। अभी एक चीज और बराबर लानी है, वो क्या आ जाएगा, बराबर 90 डिग्री का कोण। यहाँ भी कोण का नाम क्या है, कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। ये क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90। तो बताओ कौन से नियम से सर्वांग सम हुए, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। ये सर्वांग हो गए, सर्वांग सम हो गए तो अपन क्या लिख सकते हैं, कौन से नियम से, सीपी सीटी सीपी सीटी से क्या हो जाता है, इसके सारे कोण और सारे भुजाएं बराबर। तो पहले से ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा बराबर है, तो ये यही तो बच रही है, तो ये भुजा भी आपस में कैसे हो जाएगी, पी ए बराबर पी बी। तो लिख देंगे, अतः क्या पूछा था, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लिख लो। पंद्रह मीटर मैदान है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 15 कितनी कितनी है, 15 मीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो 15 मीटर है। अभी इस घास के मैदान पर कोने में एक क्या लगा हुआ है, कोने में क्या लगा हुआ है, यहाँ कोई घोड़ा बांध रखा है, आपने क्या बांध रखा है, घोड़ा। और रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। कितनी लंबी रस्सी से बांध रखा है, इस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो बताओ ये घोड़ा कितनी घास चढ़ सकता है, तो देखो ये इतना घूम सकता है, ऐसे ही तो घूमेगा घोड़ा। और इससे इधर आएगा तो इस पर घास का मैदान नहीं है, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी घास का मैदान, इधर पीछे जाएगा, वैसे तो जा तो इधर भी सकता है, ऐसा का ऐसा है। भाई रस्सी इतनी लंबी है ना, पर इधर घास नहीं है, केवल इसी मैदान में घास चढ़नी है उसको। तो क्षेत्रफल एक तरह से क्या दिख रहा है, त्रिज्य खंड। तो एक तरह से आपसे क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या का मान कितना है, 5। वह रस्सी तो त्रिज्या बनेगी, और थीटा का मान कितना है, वर्ग में हमेशा यहाँ कोण कितने डिग्री का होता है, 90। अब घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा। पाई का मान कितना है, आर का मान कितना है, 5 गुणा, और 360 का गुणा 90। 90 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, कितना है, 11 गुणा 5 को 5 से गुणा किया तो बटा 14। और 11 को 25 से गुणा करना है, 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 2 5, सॉरी 11 2 22 और 5 27, तो 275 बटा 14। ये किस में आया, मीटर में थी ना, त्रिज्या किस में थी, तो क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। पदों 5 6 7 9 के का समांतर माध्य 11 है,
तो के का मान ज्ञात करो। अरे समांतर माध्य क्या होता है कि सबको जोड़ के संख्याओं का भाग दे दो। तो क्या क्या है संख्या 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस 20, कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6। और इसका समांतर माध्य कितना है? 11, मतलब उत्तर 11 आ रहा है। तो ये 6 इधर भाग में, तो इधर आते क्या होगा? गुणा, और इसको जोड़ो क्या होगा? 5 और 6 11, और 11 में 9 जोड़ा तो 20, 20 में 7 जोड़ा तो, और 27 में 20 जोड़ा तो क्या है? 47 प्लस के, और इधर क्या आ गया? 11 गुणा 6। तो के बराबर कितना आ गया? 11 को 6 से गुणा किया तो 6 और 47 इधर माइनस। तो बताओ 6 में से 7 नहीं जाता, 10 उधार ली 16, 16 में से 7 गए तो 9, और 5 में से 4 सॉरी 10 उधार ले ली ना, तो 5 में से 4 गया तो एक ही तो बचा 19। तो के बराबर कितना गया? 19। अगला है एक पेटी में 90 डिस्क है, उनमें 1 से 90 तक गिनती लिखी हुई है। भाई एक में 90 टुकड़े कागज के हैं, तो 90 तक क्या लिखी हुई है? गिनती। तो बताओ कुल परिणाम कितने हो गए? 90। 90 डिस्क के कुल परिणाम 90 हो गए। आपसे पहला सवाल पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की? तो बताओ 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 90 तक? 2 अंकों की संख्या बताओ कितनी होगी? देखो 90 संख्या है टोटल 1 से लेकर, जिनमें 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंक की है? 2 अंक की। तो बाकी बची कितनी? 81। 10 से लेकर 9 तक 2 अंक आ रहे हैं ना, तो वही तो संख्या इसी कितने अंक आते हैं? तो 9 को उठा दो, कितनी बची? 81। तो टोटल 81 संख्या है इसलिए। तो बताओ प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता किसकी? 2 अंक की संख्या है, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? कुल परिणाम तो कितने हो गए? 90, और 2 अंक की संख्या कितनी हो गई? 81। 9 का भाग जा रहा है 9 बार, 9 का भाग 10 बार। एक सवाल तो ये हो गया आपका। दूसरा सवाल आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये सोचो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जो स्क्वायर होती है उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 2 का, 4 3 का, 6, तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, सॉरी 3 का तो 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 7 का 49, 8 का 9 का 81, 10 का, ये तो बड़ी हो गई ना, तो कितनी हुई टोटल? 9 ही तो हुई। ऐसे निकाल के देख सकते हो कि वह सबसे बड़ी संख्या 9, 9 1 से लेकर 9 तक जा रही है, तो कितनी हो गई? 9। अब आपको निकालनी है प्रायिकता किसकी? पूर्ण वर्ग संख्या। प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या की कितनी हो गई? टोटल तो 90, और इसके अनुकूल कितने? 9। तो 9 एकम और 9 दो एका। अब नेक्स्ट और देखो, अगला था 5 से विभाज्य संख्या। किससे? तो 5 के पहाड़े में डायरेक्ट भाग दे लो 90 में, पता लग जाएगा। 5 से विभाज्य कितनी होगी? 90 में 5 का भाग दो, कितनी आएगी? मैंने बताया था ना, किसी की भी संख्या ढूंढनी हो, किसी से भी 8 से विभाजित, समांतर श्रेणी में बताया था ना, 7 से विभाजित, 8 से विभाजित, तो उस संख्या का भाग दे दो डायरेक्ट, बस जिसमें विभाजित संख्या आ जाती है। तो कितना आएगा? 12 संख्या हो गई। तो प्रायिकता 5 से विभाज्य। तो अनुकूल परिणाम तो होता है कुल परिणाम 90। 9 का भाग जा रहा है इसमें भी, 9 का भाग 2 बार, और 9 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम और 2 पंजे, तो कितने है? 1/5।